हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे 57 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा पाकिस्तान। कश्मीर में चुनाव से पहले पाकिस्तान ने चल दी है बहुत बड़ी चाल। दोस्तों, क्या चाल चली है वही बताएंगे। पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात पर बड़ा सस्पेंस। जी हां, बांग्लादेश के अनुरोध के बाद भी भारत ने क्यों लटका दिया फैसला, बताएंगे। दोस्तों, बताएंगे कैसे भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है बांग्लादेश। यूनुस सरकार के आग्रह पर मोदी सरकार ने क्या जवाब दिया है तो वही बताएंगे। पाकिस्तान ने पहली बार कबूली करगिल युद्ध में अपनी भूमिका। आर्मी चीफ ने मानी अपनी हार, कहा कि हमारे सैनिकों को धूल चटा दिया भारतीय सेनाओं ने। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बताएंगे आखिर कॉन्ट्रैक्ट रद्द क्यों नहीं कर रही है पुतिन की सरकार, क्यों रूसी सेना से भारतीयों की रिहाई अटकी हुई है। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत में निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां 57 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ क्या साजिश रच रहा है पाकिस्तान। कश्मीर में चुनाव से पहले पाकिस्तान ने चल दी है बड़ी चाल। बता दें, आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। इस बीच पाकिस्तान ने 29 और 30 अगस्त को कैमरून में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में 57 मुस्लिम देशों के सामने भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान के विदेश सचिव मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने ओआईसी का कश्मीर मुद्दे पर ध्यान खींचते हुए कहा कि भारत ने 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया, जिस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। मोहम्मद काजी ने कश्मीर पर की गई भारत की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों के खिलाफ है। साथ ही मोहम्मद काजी ने अलगाववादी नेताओं की रिहाई की भी मांग कर दी है। दोस्तों, इतने पर भी पाकिस्तान का दिल नहीं भरा और मोहम्मद काजी ने ओआईसी से कहा कि भारत अवैध तरीके से जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करके अपनी ताकत मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इससे डर और धमकी का माहौल बन रहा है। दोस्तों, अब इस मुद्दे पर ओआईसी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ओआईसी ने बैठक में शामिल सभी लोगों के बीच एक घोषणा जारी करते हुए कहा कि यूएनएससी के प्रस्ताव के मुताबिक जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान पर दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता निर्भर करती है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चाल चल रहा है इन 57 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर, ताकि कश्मीर मुद्दे चुनाव से पहले हल करवा लिए जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कश्मीर भारत का था, है और रहेगा और कश्मीर मुद्दा भारत के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि भारत क्लियर है इस चीज को लेकर, कश्मीर को लेकर, तो दोस्तों पाकिस्तान के इस चाल पर उसको जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात पर तगड़ा वाला सस्पेंस। भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा बांग्लादेश। यूनुस सरकार के आग्रह पर मोदी सरकार ने दिया करारा जवाब। बांग्लादेश के अनुरोध के बाद भी भारत ने क्यों लटकाया फैसला, आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान बैठक होगी या नहीं, इस बात पर संशय बरकरार है। सूत्रों की माने तो यूनुस के हालिया विवादास्पद बयानों के कारण यह बैठक मुश्किल लग रही है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार की तरफ से न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की मांग की गई है। बांग्लादेश ने इस हफ्ते की शुरुआत में औपचारिक रूप से अनुरोध किया था कि यूनुस और मोदी के बीच महीने के आखिर में न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान द्विपक्षीय वार्ता हो। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने बताया कि अभी तक इस अनुरोध पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान होने वाली अन्य द्विपक्षीय बैठकों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले मोहम्मद यूनुस ने एक भारतीय मीडिया को दिए इंटरव्यू में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि हसीना भारत में छिपी है, भारत को हसीना के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही यूनुस ने शेख हसीना को चुप रहने की भी सलाह दी थी। बताया जा रहा है कि यूनुस के ये बयान भारत को अच्छे नहीं लगे। यही वजह है कि भारत यूनुस के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेना नहीं चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पीएम मोदी को? क्या यूनुस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेना चाहिए पीएम मोदी को या नहीं? दोस्तों, बताना मत भूलिएगा आप लोग, और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा लगे हाथों। तो वही आपको बता दें, भारतीय सीमा सुरक्षा बल को बीजेपी का आश्वासन, सीमावर्ती जिलों के अल्पसंख्यकों की होगी सुरक्षा। दोस्तों, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए गुरुवार को समिति की दूसरी बैठक हुई। बैठक में बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के साथ विभिन्न संचारों की प्रगति और विशेष रूप से बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा की स्थिति की चर्चा की। बीजीबी ने अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि 12 दोनों सीमा सुरक्षा बलों ने विभिन्न स्तरों पर लगभग 722 सीमा बैठकें की हैं। बैठक की अध्यक्षता बीएसएफ के एडीजी रवि गांधी ने की, जिसमें भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के सदस्यों सहित सभी अन्य सदस्यों ने भाग लिया। दोस्तों, वही बता दें, उमर अब्दुल्ला का बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। जी हां, बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कर
दिया विरोध। दोस्तों जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के अफजल गुरु पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर तीखी टिप्पणी की। मनोज तिवारी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीधी चुनौती देता है। उनका कहना था कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। तिवारी के अनुसार अफजल गुरु को फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि उसने संसद पर हमले की योजना बनाई थी। इस हमले में हमारे कई सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे, इसीलिए उमर अब्दुल्ला का अफजल गुरु के पक्ष में बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने जैसा है। जी हां, मनोज तिवारी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा सीधा विरोध है। दोस्तों आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु की फांसी को गलत ठहराया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अब्दुल्ला ने कहा कि यदि वे निर्णय लेते तो अफजल गुरु की फांसी की मंजूरी नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि वे मौत की सजा में विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि इससे अदालती व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। ऐसे में दोस्तों अफजल गुरु पर दिए इस बयान पर अब बीजेपी हमलावर होती नजर आई है। क्या बीजेपी का उमर अब्दुल्ला को इस मुद्दे पर घेरना वाकई में सही फैसला है या नहीं, बताना मत भूलिएगा आप लोग। तो वहीं बता दें, भारत नेपाल संबंधों पर केपी शर्मा ओली का बयान, कहा हमें खुलकर बात करने की है जरूरत। जी हां, बातचीत से हो सकता है भारत और नेपाल के बीच समस्याओं का समाधान। पीएम केपी शर्मा ओली का सबसे बड़ा बयान बता दें। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल और भारत के बीच की समस्याओं को खुले संवाद और सौहार्दपूर्ण माहौल से सुलझाया जा सकता है। पूर्व प्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय की पुस्तक इंटरनेशनल वाटर कोर्स लॉ ए पर्सपेक्टिव ऑन नेपाल इंडिया कॉर्पोरेशन के विमोचन के अवसर पर पीएम ओली ने कहा कि नेपाल और भारत के बीच बहुत कम समस्याएं हैं और अगर हम सौहार्दपूर्ण माहौल और खुले संवाद को बनाए रखें तो उनको सुलझाया जा सकता है। पीएम ओली ने कहा कि भारत हमारा मित्रवत पड़ोसी है और नेपाल और भारत की संस्कृति समृद्ध है, इसीलिए हमें खुले संवाद की आवश्यकता है। हमारी खुलकर बात न कर पाने की अक्षमता के लिए केवल भू राजनीतिक स्थिति को दोष नहीं दिया जा सकता। हमें सत्ता हासिल करने और उससे बनाए रखने के किसी भी खेल में शामिल नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कभी ओली का भारत के विरोध में बयान आता है, कभी उल जुलूल बातें करते नजर आते हैं दोस्तों, कभी क्षेत्र को लेकर विवाद गहराते नजर आते हैं ओली, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं कि भारत के साथ हम रिश्ते चाहते हैं, किसी एक बात पर अटल दिखाई नहीं देते हैं। पीएम ओली पर आपकी क्या राय है दोस्तों? तो वही बता दें, 25 साल बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ का सबसे बड़ा कबूलनामा, कहा करगिल युद्ध में हमारे बहुत से सैनिक मारे गए। जी हाँ, पाकिस्तान की सेना ने आधिकारिक रूप से पहली बार कबूल किया है कि 1999 के कारगिल युद्ध में उसकी भागीदारी थी, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों शुक्रवार 6 सितंबर को रक्षा दिवस के मौके पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने करगिल में पाकिस्तानी सेना के जवानों की मौत की बात स्वीकार की। इससे पहले कभी भी ये बात स्वीकार नहीं की गई थी। दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं। हालांकि अभी तक पाकिस्तान के किसी भी सेना प्रमुख, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज और पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के शामिल होने की बात मानी थी। इसके अलावा 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल रहे परवेज मुशर्रफ ने खुद कई बार इस बात को स्वीकार किया है। दोस्तों जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी समुदाय बहादुरों का समुदाय है जो स्वतंत्रता के महत्व और इसके लिए भुगतान करने के तरीके को समझता है, चाहे वो 1948, 1965, 1971 हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध। हजारों सैनिकों ने देश और इस्लाम के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसे पाकिस्तानी सेना का पिछले 25 साल में पहला कबूलनामा माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तानी सेना के किसी भी जनरल ने पद पर रहते हुए कारगिल युद्ध को लेकर ऐसा स्पष्ट बयान नहीं दिया। दोस्तों ऐसे में असीम मुनीर का यह कबूलनामा कि 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेनाओं की भूमिका थी, जिसमें पाकिस्तानी कईयों की संख्या में मारे गए थे। ऐसे में इस बयान पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, और इस कबूलनामा पर अब आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताइएगा। तो वहीं बता दें, यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह जयशंकर जी देंगे भाषण। अंतिम मौके पर हुआ कार्यक्रम में बड़ा बदलाव, क्या रही वजह है बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सितंबर के अंत में यहाँ प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान वार्षिक आम बहस में वक्तव्य नहीं देंगे। उनके जगह विदेश मंत्री जयशंकर के बहस में वक्तव्य देने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची से यह बात सामने आई है। प्रधानमंत्री इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क की यात्रा करने वाले हैं। उनके 22 सितंबर को लॉन्ग आइलैंड में 16,000 सीट वाले नसाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करने की योजना है। वो संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक भविष्य का शिखर सम्मेलन बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान को भी संबोधित करेंगे, जो 22-23 सितंबर को विश्व निकाय के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। महासभा के 79वें सत्र की आम बहस के लिए यूनाइटेड नेशन की ओर से जुलाई में जारी वक्ताओं की एक अंतिम सूची में कहा गया था कि मोदी 26
सितंबर को उच्च स्तरीय बहस में अपना भाषण देंगे। हालांकि शुक्रवार को जारी एक संशोधित अंतिम सूची के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह अब विदेश मंत्री जयशंकर जी के 28 सितंबर को प्रस्तावित आम बहस में वक्तव्य देने की संभावना है। तो वहीं आपको बता दें, आखिर क्यों कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं कर रही है पुतिन सरकार? रूसी सेना से भारतीयों की रिहाई क्यों अटकी? बता दें, रूस की सेना में सेवा दे रहे लगभग 70 भारतीयों की रिहाई को लेकर अब भी प्रक्रिया रुकी हुई है। इसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट को वजह बताया जा रहा है। दरअसल रूसी अधिकारियों ने उनके मिलिट्री सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं किया है। मामले से जुड़े लोगों ने शनिवार को ये जानकारी दी। यूक्रेन के साथ युद्ध में लड़ते हुए कम से कम 9 भारतीयों की मौत हो चुकी है। इसके बाद रूसी सैन्य इकाइयों में सपोर्ट स्टाफ के रूप में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की रिहाई और उन्हें भारत भेजने का मुद्दा संवेदनशील बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को जुलाई में मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात के दौरान उठाया था। तब से ये मामला नई दिल्ली और मॉस्को के बीच राजनयिक चैनलों के माध्यम से उठाया गया है। सूत्रों ने बताया कि 70 भारतीयों की रिहाई में देरी का मुख्य कारण ये है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने अभी तक उनके मिलिट्री सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने के लिए अति आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं। भारतीय सरकार इस मुद्दे पर लगातार रूसी अधिकारियों के संपर्क में है और इस समस्या के समाधान की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बता दें, सिंगापुर की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने भारत में निवेश को लेकर कर दिया खास ऐलान। दोस्तों, भारत के लिए बल्ले बल्ले खबर। सिंगापुर की बड़ी रियल एस्टेट और निवेश कंपनी जिसका नाम है कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट, उसके ग्रुप सीईओ लीची कुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद भारत में अपने निवेश को लेकर बड़े लक्ष्य की घोषणा कर दी। ये बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ प्रमुख बिजनेस लीडर शामिल हुए थे। लीची कुन ने भारत की स्थिर सरकार और निरंतर किए जा रहे आर्थिक सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि इन नीतियों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। लीची कुन ने बताया कि कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट भारत को एक प्रमुख बाजार के रूप में देख रही है, खासकर देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, एनआरसी नहीं तो आधार कार्ड भी नहीं। जी हाँ, घुसपैठियों को रोकने के लिए असम सरकार का सबसे बड़ा कदम, कहा कागज दिखाओ फिर बन पाएगा आधार कार्ड। एनआरसी रसीद को लेकर सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने कर दिया बहुत बड़ा खेला। दोस्तों, देश में एनआरसी को लेकर लंबे समय से चल रही बहस, इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने नया ऐलान कर दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि असम में आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदकों को अपने एनआरसी आवेदन रसीद संख्या यानी ARN जमा करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP तैयार की जाएगी और इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। असल में हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि इससे अवैध विदेशियों का आगमन रुकेगा और राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने में बहुत सख्ती बरतेगी। हिमंता बिश्व शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या जनसंख्या से अधिक है और ये इंगित करता है कि संदिग्ध नागरिक हैं और हमने निर्णय लिया है कि नए आवेदकों को अपनी एनआरसी आवेदन रसीद संख्या जमा करानी ही होगी। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, आर्टिकल 370 अभी भी संविधान का हिस्सा है। अमित शाह को समझ नहीं आता। जी हाँ, कांग्रेस ने आखिर क्यों ये बात कह दी है कि आर्टिकल 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। दरअसल चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि आर्टिकल 370 अभी भी संविधान का हिस्सा है। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा कि अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता। आपने केवल 2 बदलाव किए हैं। अमित शाह ने खुद संसद में खड़े होकर कहा था कि कांग्रेस ने 36 बदलाव किए और भाजपा ने सिर्फ 2 बदलाव किए, उसमें से भी एक को वापस ले लिया। आलोक शर्मा ने भाजपा पर तंज कसते हुए आगे कहा कि अमित शाह बताएं कि क्या जनसाधारण जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकता है? सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद केंद्र सरकार 10 साल में यहाँ चुनाव करा रही है। उनको बताना चाहिए कि 10 साल में जम्मू कश्मीर में क्या क्या काम किया। उनको अपने काम पर वोट मांगना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने यहाँ लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ा, उन्होंने लेह लद्दाख में चुनाव क्यों नहीं लड़ा। उनको बताना चाहिए कि सतपाल मलिक 150 करोड़ की फाइलों के बारे में क्या कह रहे थे। ये कहना है दोस्तों कांग्रेसी नेता का। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ही खबर है, विरोधियों को हराना ही नहीं, उनकी जमानत भी जब्त करानी है। जी हाँ, जम्मू में अमित शाह जी का विपक्ष पर करारा प्रहार। दोस्तों, जम्मू उत्तर विधानसभा क्षेत्र के पलौरा में कार्यकर्ताओं की रैली में अमित शाह जी ने उन 11 सीटों के भाजपा उम्मीदवारों का परिचय दिया जहां अंतिम चरण में मतदान होगा। उन्होंने कहा कि हमें न केवल विरोधियों को हराना है बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि उनकी जमानत जब्त हो जाए। अमित शाह ने कहा कि भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और उसकी जीत तय है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा
कहा कि यह गठबंधन विभाजनकारी है और पुरानी व्यवस्था को बहाल करना चाहती है, जिसका मतलब है अन्याय, भेदभाव और भ्रष्टाचार। उन्होंने साथ में यह भी पूछा कि क्या आप शंकराचार्य हिल का नाम बदलकर तख्ते सुलेमान करने में सहमत हैं, क्योंकि ये भी उनके एजेंडे में है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को याद आया भारत, कहा रूस यूक्रेन संघर्ष सुलझाने में अहम भूमिका में है नई दिल्ली। दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद इटली की पीएम मेलोनी ने कहा कि मेरा मानना है कि रशिया यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा यदि आप विश्वास करते हैं कि यूक्रेन को छोड़कर संघर्ष को हल किया जा सकता है तो आप गलत समझते हैं। इटली यूक्रेन का प्रबल समर्थक रहा है। हम यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए लगातार हथियार उपलब्ध कराते हैं, इस शर्त पर कि इन हथियारों का इस्तेमाल केवल यूक्रेनी जमीन पर अपनी रक्षा के लिए होना, न कि रूसी जमीन पर हमला करने के लिए। इस संघर्ष को दोनों पक्षों की बात को समझते हुए खत्म करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि चीन और भारत इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में थैंक यू मेलोनी अवश्य कहिएगा दोस्तों भारत पर भरोसा जताने के लिए। तो वहीं आपको बता दें, इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का नाटो, तुर्की के खलीफा एर्दोगन ने रख दिया प्रस्ताव। जहां तुर्की के खलीफा के नाम से मशहूर राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों के गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि इस्लामी देशों को इजराइल के बढ़ते विस्तारवाद के खतरे के खिलाफ गठबंधन बनाना चाहिए। उनका ये बयान इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार के विरोध में प्रदर्शन में भाग लेने वाली एक तुर्की अमेरिकी महिला की हत्या के बाद आया है। फलस्तीनी और तुर्की के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि इस महिला की मौत इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में हुई है। इस्तांबुल के पास इस्लामिक स्कूल एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में एर्दोगन ने कहा कि इजरायली अहंकार, इजरायली डाकुओं और इजरायली सरकार समर्थित आतंकवाद को रोकने वाला एकमात्र कदम इस्लामिक देशों का गठबंधन है। तो वहीं आपको बता दें, चीन के कर्ज जाल में फंसता जा रहा मालदीव, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी। कहा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का कहना माने मुइजू। जी हां, भारत का एक और पड़ोसी अब कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। भारत से जो ऐंठ दिखाने की कोशिश कर रहा था, भारत से जो दूर जाने की कोशिश कर रहा था, वो अब कर्ज के जाल में लगातार फंसता जा रहा है। मालदीव पर लगातार कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस कर्ज का बड़ा हिस्सा चीन ने दिया है। चीनी कंपनियों ने पूरे दक्षिण एशिया में पुल, बंदरगाह और हवाई जहाज जैसे प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित भारत के अन्य पड़ोसी देशों को भी बड़े पैमाने पर चीन का कर्ज लौटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। चीन की ओर से कर्ज के जाल में फंसाने के लगातार आरोप लगते रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि चीन कमजोर देशों को भारी कर्ज दे देता है, ये जानते हुए कि वो उसे नहीं लौटा पाएंगे। उसका लक्ष्य इन देशों की रणनीतिक संपत्तियों पर कब्जा करना होता है। तो दोस्तों वही बता दें, बांग्लादेश की अशांति का भारत को मिल रहा लाभ, कपड़ा सेक्टर में ऑर्डरों की आई बाढ़। दोस्तों बांग्लादेश में अशांति के कारण यहाँ की रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्रियों के वैश्विक कपड़ा ब्रांडों ने अपने ऑर्डर भारत की ओर शिफ्ट कर दिए हैं। ये अशांति बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद शुरू हुई है। श्रमिक संगठन और फैक्ट्री मालिकों का आरोप है कि बाहरी तत्वों ने इसे उकसाया है, जिससे फैक्ट्रियों को बंद करने और संचालन निलंबित करने की नौबत आई है। कई फैक्ट्रियां पिछले 4 दिनों से बंद है और इससे उद्योग पर गंभीर असर पड़ा है। तो वहीं बता दें, अबू धाबी क्राउन प्रिंस पहली बार आ रहे हैं। भारत कैसे मुस्लिम देश यूनाइटेड अरब अमीरात बना भारत का जिगरी यार, कितना है व्यापार और क्या क्या डील हो सकती है, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास न्योते पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 9 से 10 सितंबर 2024 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय ने शनिवार शाम को बताया कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के रूप में वो फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहे हैं। उनके साथ यूनाइटेड अरब अमीरात के सरकारी कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी होगा। हमास इजराइल संघर्ष के पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद की पहली भारत यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई मुद्दों पर अहम वार्ता करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हो सके। अल नहयान की भारत यात्रा संयुक्त अरब अमीरात के साथ विकास के नए क्षेत्रों में साझेदारी के नए रास्ते भी खोलेगी। तो वहीं आपको बता दें, अचानक धर्मशाला पहुंची समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव। उपचुनाव से पहले आखिर दलाई लामा से क्यों की मुलाकात, बता दें समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा सांसद डिम्पल यादव हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान डिम्पल यादव ने धर्मशाला में तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा से मुलाकात की और उनके दर्शन किए। डिम्पल यादव ने एएनआई से बातचीत में कहा कि उन्होंने दलाई लामा के दर्शन किए और तिब्बत के मुद्दे पर उनका पूरा समर्थन है। असल में डिम्पल यादव हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। उनके साथ समाजवादी पार्टी के अन्य नेता भी हैं और उनकी बेटी अदिति भी नजर आई है। दलाई लामा अपने अनुयायियों को दर्शन दे रहे हैं और भक्तों से मिल रहे हैं। उनके दर्शन के लिए तिब्बत और अन्य क्षेत्रों से बौद्ध अनुयायी बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। दोस्तों वहीं बता दें, हरियाणा के पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य ने अब भाजपा से दिया इस्तीफा, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। जी हां, हरियाणा के पूर्व मंत्री बचन सिंह
सिंह आर्य ने विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने पर शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जिंद जिले के सफीदों निवासी आर्य ने बीजेपी की ओर से टिकट न दिए जाने पर निराशा जताई। उन्होंने शनिवार को ही सफीदों सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा ने इस बार जननायक जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार गौतम को सफीदों से अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य साल 2019 के विधानसभा चुनाव में करीब 3000 वोटों से हार गए थे। जी हां, बचन सिंह ने कहा कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज जनता ने मुझे पार्टी छोड़ने के लिए कहा है और आपने देखा होगा कि 10,000 लोगों की भीड़ थी। जब मैं भाजपा में शामिल हुआ तो जनता ने ही मुझसे ये कहा था। लोग उनके काम से संतुष्ट नहीं थे, साथ ही जिंद उनकी कार्यशैली के अनुकूल नहीं है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, जेपी नड्डा के बयान से गदगद हुए नीतीश कुमार, सियासी रिश्ते की गहराई समझने में जुटे लालू तेजस्वी। दोस्तों हाल ही में नीतीश कुमार अचानक राबड़ी आवास पर पहुंच गए। तेजस्वी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वीडियो में दिख रहा है कि राबड़ी देवी के चेहरे पर खुशी झलक रही है। नीतीश कुमार अंदर चले जाते हैं, राबड़ी देवी से कुछ पूछते हैं, उसके बाद सीधे अंदर चले जाते हैं। नीतीश कुमार के राबड़ी आवास पर जाने के बाद मीडिया में हलचल शुरू हो जाती है। सियासी जानकार खेला होने के बाद कहने लगते हैं, विशेषज्ञ अपने हिसाब से अंदाजा लगाने लगते हैं। नीतीश कुमार के राबड़ी आवास जाने की चर्चा अभी सोशल मीडिया पर थम नहीं पाती है कि बिहार दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं। उसके बाद वे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं। नीतीश कुमार उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार जिस अंदाज में जेपी नड्डा से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो सारी अटकलों पर विराम लगाने के लिए काफी होता है। तो वहीं आपको बता दें, लाखों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, डीए पर आया अपडेट। दरअसल बीते कुछ दिनों से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खास ऐलान का इंतजार किया जा रहा था। इसको लेकर जानकारी थी कि सितंबर में सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने वाली है, लेकिन इस महीने अपनी बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार करने वालों को इस खबर से झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि डीए में बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर में नहीं किया जाएगा, बल्कि ये अक्टूबर से लागू हो सकता है। तो वही बता दें, ट्रेन यात्रियों की बल्ले बल्ले एक और वंदे भारत ट्रेन की जल्द मिलेगी सौगात। क्या है रूट और टाइमिंग? दरअसल ओडिशा में 15 सितंबर को इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का शुभारंभ होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रेन झारखंड के टाटानगर जंक्शन से ओडिशा के बहरमपुर के बीच चलेगी और ये रेलगाड़ी भुवनेश्वर और केंदुझर से होकर गुजरेगी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिए।